विकासपुर शहर में कुछ अजीब हो रहा था। पिछले 3 महीने में 4 लोगों की हत्या हो चुकी थी। हर बार तरीका अलग था। एक बार जहर, दूसरी बार गला दबाकर, तीसरी बार चाकू से और चौथी बार ऊंचाई से धक्का देकर। लेकिन एक चीज हर वारदात में एक जैसी थी। एक आदमी जो हर बार सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ किसी एक गवाह को दिखता था। वो आदमी कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप सीढ़ियां उतरता है और गायब हो जाता है, नजरों के सामने से ऐसे गायब जैसे धुआं। न तो सीसीटीवी में वो नजर आता, न ही कोई उसका ठीक ठाक हुलिया बता पाता। बस एक ही बात सब कहते, दूसरी मंजिल से नीचे आता था। इस केस की जांच सौंपी गई थी रिटायर्ड होते होते भी दमदार माने जाने वाले डिटेक्टिव प्रेम राठौर को। उम्र थी 57 साल, लेकिन दिमाग आज भी 27 वाला। सिगरेट छोड़ चुके थे, लेकिन कॉफी अब भी कड़वी पीते थे। उन्हें ये केस मिला तो सबसे पहले वो पहुंचे तीसरे मर्डर वाली जगह, ग्रीन अपार्टमेंट्स, ब्लॉक सी। नीचे खड़े चौकीदार से पूछा, उस दिन क्या देखा था? चौकीदार ने डरते हुए कहा, साहब, मैंने तो बस एक आदमी को देखा था। सफेद कुर्ता पायजामा और चेहरा साफ नहीं देखा। वो बस सीढ़ियों से उतरते हुए निकल गया। मैं पीछे भागा, लेकिन जैसे ही मैं गेट तक पहुंचा, वो गायब था। प्रेम राठौर ने चारों वारदातों की लोकेशन को मैप पर देखा। सब अपार्टमेंट्स के दूसरे मंजिल पर हुए थे, जैसे कोई जानबूझकर दूसरी मंजिल ही चुन रहा हो। दूसरी मंजिल, हर बार दूसरी मंजिल, राठौर बड़बड़ाए। रात को प्रेम राठौर अपने छोटे से ऑफिस में अकेले बैठे थे। फाइल्स बिखरी थी। चारों केस की रिपोर्ट्स, गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ। लेकिन एक पैटर्न उभर कर नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने सब फाइल्स बंद की, कॉफी का एक घूंट लिया और बोले, इस बार मैं खुद देखूंगा। अगली बार जब वो मारेगा, मैं वही हूंगा। कुछ ही दिन बाद विकासपुर की एक नई इमारत गुलमोहर एनक्लेव में एक और हत्या हो गई। एक महिला की लाश उसी दूसरी मंजिल पर। और फिर वही कहानी। एक आदमी, सफेद कपड़े, सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ। लेकिन इस बार एक नया गवाह था। एक बच्चा, 8 साल का, नाम था चिंटू। वो बोला, वो अंकल सीढ़ियों से नहीं, दीवार से नीचे आए थे, ऐसे उड़ते हुए। राठौर चौंक गए। दीवार से उड़ते हुए? उन्होंने बच्चे की आंखों में देखा। डर तो था, लेकिन झूठ नहीं। अब केस उलझने लगा था। एक तरफ गवाह कह रहे थे सीढ़ियों से आया, एक बच्चा कह रहा है दीवार से उड़ा। सीसीटीवी कुछ नहीं दिखा रहा। और हर बार कातिल बस एक परछाई बनकर गायब हो रहा था। राठौर ने तय किया, अगली बार वारदात होने से पहले उसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? रात के अंधेरे में उन्होंने एक इमारत को चुना जिसकी दूसरी मंजिल सबसे ज्यादा वीरान रहती थी। पुराना शांति निवास। वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन कुछ तो था वहां। राठौर उसी दूसरी मंजिल पर चुपचाप बैठ गए, बिना बत्ती के, बस इंतजार में। आधी रात को किसी के चलने की आवाज आई। सीढ़ियों की नहीं, दीवार की। और फिर एक परछाई दिखी। लेकिन इस बार उसने भी राठौर को देख लिया। और राठौर ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वो इंसान था, पर कुछ अलग। और तभी जमीन हिलने लगी। राठौर चुपचाप दीवार से टेक लगाए बैठा था। सांस तक नहीं ले रहा था जोर से। वो परछाई जैसे ही सामने आई, उसका बदन एकदम ठिठक गया। आदमी बिल्कुल सफेद कपड़ों में था, चुपचाप। लेकिन आंखें, उसकी आंखें जलती हुई लगी।
जैसे अंगारे हों। वो एक सेकंड के लिए रुका और फिर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। राठौर ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और सीधा उस पर रोशनी डाली, लेकिन उस रोशनी में कुछ भी नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई परछाई, बस खाली सीढ़ियां। राठौर झटके से खड़ा हो गया। उसके कानों में अब भी उस आदमी के चलने की आहट थी, लेकिन आंखों के सामने कुछ नहीं। फिर अचानक पीछे से एक आवाज आई, एकदम धीमी, जैसे कोई कान के पास फुसफुसा रहा हो। तुम भी अब देख सकते हो। राठौर ने पलट कर देखा। कोई नहीं था। अब उसका शरीर कांपने लगा था, लेकिन डर से नहीं, उस बेचैनी से जो उसे पहली बार किसी केस में महसूस हो रही थी। उसने फौरन अपनी टीम को बुलाया, लेकिन जब तक सब आए, दूसरी मंजिल एकदम शांत हो चुकी थी। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। एक सिपाही ने पूछा, सर, कुछ मिला? राठौर ने धीमे से कहा, मिला नहीं, पर देखा जरूर। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, विकासपुर में एक और मर्डर। पुलिस अब भी खाली हाथ। राठौर ने अपनी रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा उस परछाई के बारे में। उसे पता था, जो उसने देखा वो कोई और समझ नहीं पाएगा। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पास एक और क्लू था, वो बच्चा चिंटू। राठौर ने चिंटू को फिर से बुलाया। इस बार थोड़े अलग अंदाज में बात की। बेटा, जब तुमने उस अंकल को उड़ते हुए देखा, तब तुम्हें कुछ और दिखा था? चिंटू ने सोचा और फिर बोला, हां, एक घंटी की आवाज आई थी, बहुत पुरानी सी, जैसे मंदिर वाली। राठौर चौंक गया। मंदिर? विकासपुर में एक ही पुराना मंदिर था, सीता कुंड मंदिर। सुनसान, टूटा फूटा, और अब तो कोई वहां जाता भी नहीं। राठौर उसी शाम मंदिर पहुंचा। मंदिर की दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। मंदिर के पीछे एक पुराना कुआं था। उस कुएं के पास एक टूटी हुई लकड़ी की सीढ़ी पड़ी थी और जमीन पर जले हुए अगरबत्ती के टुकड़े। राठौर धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, घंटी अपने आप बजने लगी। बिल्कुल वही आवाज जो चिंटू ने बताई थी। राठौर ने झुककर कुएं के अंदर देखा। अंधेरा था, बहुत गहरा, लेकिन अंदर कुछ चमका। एक चेहरा, वही चेहरा जो उसने सीढ़ियों पर देखा था, लेकिन अब वो चेहरा गुस्से में था। तुमने मेरी सीढ़ियों पर कदम रखा, प्रेम राठौर। राठौर पीछे हट गया। उसका हाथ पिस्तौल पर गया, लेकिन तभी कुएं से एक जोरदार चीख निकली, ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। और फिर कुएं के अंदर से आग की लपटें उठीं। राठौर ने भागकर मंदिर से बाहर का रास्ता पकड़ा, लेकिन एक साया उसका पीछा कर रहा था। वो भागा, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। राठौर को लगा, शायद यही उसकी आखिरी रात है। पर तभी मंदिर की सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने राठौर को रोककर कहा, अगर जिंदा रहना है तो उसकी कहानी समझनी होगी। राठौर हाफते हुए बोला, किसकी? बूढ़ा बोला, दूसरी मंजिल वाले आदमी की। और फिर वो बुजुर्ग खुद भी गायब हो गया। राठौर अब समझ चुका था, ये कोई आम केस नहीं, ये कहानी है किसी ऐसे आदमी की जो मरा तो कभी नहीं था। अब राठौर को उस कहानी को खोजना होगा, वरना अगला नंबर शायद उसी का हो सकता है। राठौर पूरी रात सो नहीं सका। मंदिर की घंटी, कुएं की आग, वो परछाई और वो बूढ़ा आदमी, सब कुछ उसके दिमाग में घूमता रहा। ऐसा पहली बार हुआ था
कि एक केस की तह तक जाने से पहले ही उसे ऐसा लगा हो जैसे वो किसी और दुनिया में घुस रहा है। सुबह होते ही उसने पुरानी फाइलें निकाली, विकासपुर की पुरानी घटनाएं, हादसे, आगजनी, पुराने मकान, सब कुछ। और तब एक नाम बार बार सामने आया, शेखर मलिक। शेखर मलिक, विकासपुर का एक जाने माने बिल्डर का बेटा, 20 साल पहले अचानक गायब हो गया था। लोग कहते थे वो पागल हो गया था, किसी से बात नहीं करता था, सीढ़ियों पर घंटों बैठा रहता था, और फिर एक दिन गायब। पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राठौर अब जान चुका था, दूसरी मंजिल वाला आदमी शायद शेखर मलिक ही है। लेकिन सवाल यह था, क्या वो अब भी जिंदा है या फिर कुछ और बन चुका है? राठौर उस इमारत में गया जहां शेखर मलिक आखिरी बार देखा गया था। पुरानी समृद्धि अपार्टमेंट। अब वो इमारत वीरान पड़ी थी, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी थी, और अंदर घुसते ही सीलन की बदबू से दम घुटने लगा। दूसरी मंजिल की सीढ़ियां अब भी वही थी, कुछ हिल रही थी, कुछ टूटी हुई। लेकिन एक बात अजीब थी, उन सीढ़ियों पर किसी के चलने के ताजा निशान थे। राठौर धीमे धीमे ऊपर गया। हर कदम के साथ एक अजीब सिहरन उसके शरीर में दौड़ रही थी। दूसरी मंजिल पर एक कमरा खुला मिला। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा था, पुराने कागज, जले हुए फोटो और एक अलमारी जिसमें एक डायरी रखी थी। राठौर ने डायरी खोली। पहला पन्ना लिखा था, मैं हूं लेकिन मुझे कोई नहीं देखता। मैं सुनता हूं लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। मैं चलता हूं लेकिन सब कहते हैं मैं भूत हूं। राठौर ने पूरा दिन वो डायरी पढ़ी। उसमें शेखर मलिक की कहानी थी, कैसे उसका दिमाग बदल गया, कैसे वो अकेला होता गया, कैसे उसे सीढ़ियों से डर लगने लगा, और फिर सीढ़ियां ही उसका घर बन गई। एक पन्ने पर लिखा था, हर बार जब कोई मरा, मैं वही था, लेकिन मैंने नहीं मारा, मैंने बस उन्हें उतरते हुए देखा। हर बार दूसरी मंजिल से। मुझे लगता है वो भी मेरी तरह है, कोई और है जो उन्हीं सीढ़ियों पर आता है, लेकिन अब वो मेरे अंदर समा गया है। राठौर की आंखें चौड़ी हो गई। क्या शेखर दो लोगों की बात कर रहा था? क्या कोई और था जो असली कातिल था? तभी कमरे की दीवार पर एक खरोंच दिखाई दी। ध्यान से देखने पर वो एक शब्द था, वापस मत आना। राठौर ने जल्दी से कमरे की तस्वीरें ली और बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक झटका, अंधेरा, सिर्फ एक आवाज। सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा था। कदमों की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। राठौर ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली, लेकिन वो बंद हो चुकी थी। सांसें तेज हो गई। उसने मोबाइल की लाइट ऑन की और दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर कुंडी अंदर से लॉक हो चुकी थी। और तभी दीवार पर एक परछाई उभरी। वही सफेद कपड़े, वही जलती आंखें, लेकिन इस बार परछाई ने कुछ कहा, तुमने मेरी कहानी छू ली है, अब तुम उसका हिस्सा बन चुके हो। राठौर ने जोर से दरवाजा धक्का दिया और तभी दरवाजा खुल गया। वो नीचे की ओर भागा, सीढ़ियां दो दो करके कूदता हुआ। लेकिन पीछे से आवाज आई, हर बार मैं उतरता हूं, पर इस बार तुम भी चढ़ोगे। राठौर जैसे तैसे बाहर निकला और एक लंबी सांस ली। दिन निकल आया था, लेकिन उसके मन में रात अब भी छाई हुई थी। अब ये केस सिर्फ मर्डर का नहीं रहा, अब ये एक खेल था, सीढ़ियों का, परछाइयों का और किसी ऐसे रहस्य का जो उसे खींचकर अंदर ले जाना चाहता था। और ये तय था,
अगली बार जब वो दूसरी मंजिल जाएगा, वहां से शायद वापस नहीं आएगा। राठौर ने उस दिन के बाद खुद को सबसे काट लिया। फोन बंद, ऑफिस नहीं गया, किसी से नहीं मिला। वो जानता था अब जो सामने है वो कोई आम केस नहीं, ये उसकी जिंदगी का सबसे अजीब और खतरनाक खेल बन चुका है। वो डायरी, वो सीढ़ियां, वो परछाई, सब उसे दिन रात परेशान कर रहे थे। उसे नींद में भी सीढ़ियों की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई हर रात उसके पास आ रहा हो। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी नीचे उतरता हुआ 5वीं हत्या की खबर आई। इस बार हत्या उसी समृद्धि अपार्टमेंट में हुई जहां राठौर को वो डायरी मिली थी। दूसरी मंजिल पर एक पुराना चौकीदार मृत पाया गया। उसका चेहरा घबराहट में खुला का खुला रह गया था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी नहीं था। अब सबका ध्यान इस एक बात पर था, दूसरी मंजिल पर कोई है, लेकिन पुलिस को अब भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। राठौर अकेले ही इस खेल को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने तय किया कि उसे उस बूढ़े आदमी को फिर ढूंढना होगा जिसने मंदिर की सीढ़ियों पर उससे बात की थी। राठौर मंदिर गया, घंटों बैठा रहा, कोई नहीं आया। वो थक कर उठने ही वाला था कि पीछे से वही धीमी आवाज आई, तू फिर आया? राठौर पलटा, वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, एक लंबा डंडा पकड़े, आंखें लाल और चेहरा गुस्से से भरा। राठौर बोला, तुम जानते हो ये सब क्या हो रहा है? मुझे सच बताओ। बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, शेखर मलिक मरा नहीं था, वो उस सीढ़ियों की परछाई बन गया, और अब उसके अंदर कोई और है, कोई ऐसा जो मौत को अपने साथ लिए चलता है। हर बार जब कोई उन सीढ़ियों पर चढ़ता है, उसे नीचे उतरता हुआ वही दिखता है। राठौर बोला, पर वो हर बार सिर्फ दूसरी मंजिल से ही क्यों आता है? बूढ़ा आदमी बोला, दूसरी मंजिल वो जगह है जहां शेखर ने आखिरी बार खुद को जिंदा महसूस किया था। वहीं से उसकी कहानी खत्म नहीं, शुरू हुई थी। क्या कोई उसे रोक सकता है? बूढ़ा बोला, हां, लेकिन सिर्फ वही जिसने उसकी कहानी पूरी पढ़ी हो, समझी हो, और जिसका अपना डर सबसे गहरा हो। राठौर समझ गया, अब उसकी बारी है। वो वापस समृद्धि अपार्टमेंट गया, इस बार पूरी तैयारी से। रात का समय चुना, जब पूरा इलाका खाली हो। उसने दूसरी मंजिल के उसी कमरे में खुद को बंद किया जहां वो डायरी मिली थी। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। दीवार पर उस खरोंच के पास बैठा राठौर सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, तू आता है तो आजा, मैं डरता नहीं। आधी रात हुई, हवा ठंडी होने लगी, लैंप की रोशनी डगमगाने लगी, और फिर वही आवाज सीढ़ियों की। राठौर की सांसें तेज होने लगी, लेकिन वो बैठा रहा। जैसे ही दरवाजा अपने आप खुला, एक परछाई अंदर आई। सफेद कपड़े, लेकिन चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, शेखर मलिक। लेकिन इस बार उसके पीछे कोई और था, एक और परछाई जो बिल्कुल काली थी, बिना चेहरा, सिर्फ जलती आंखें। राठौर ने देखा कि शेखर कांप रहा था, जैसे वो खुद उस काली परछाई से डर रहा हो। राठौर धीरे से बोला, शेखर, ये तू नहीं है, तेरे अंदर कोई और है, निकाल इसे, बोल मत, बस सोच, सोच कि तू कौन था। शेखर का चेहरा एक पल को रोशनी में बदला, जैसे कोई यादें उसमें तैरने लगी हों। लेकिन तभी वो काली परछाई जोर से चीखने लगी। आवाज इतनी भयानक थी कि कमरे की खिड़कियां टूट गई, लैंप गिर गया और अंधेरा छा गया। अब सिर्फ 3 चीजें थी, अंधेरा, चीख और राठौर की सांसें। फिर अचानक कुछ हुआ, एक जोरदार चमक हुई।
शेखर जमीन पर गिर पड़ा। वो काली परछाई दीवार की तरफ बढ़ी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। और फिर उसने राठौर की तरफ देखा। अब उसकी आवाज एकदम साफ थी। तू कहानी समझ गया, अब तू कहानी बनेगा। राठौर को लगा जैसे उसके शरीर में कुछ घुस गया हो। आंखें भारी हो गई, सांस अटकने लगी। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, घंटी, मंदिर की घंटी। और वो परछाई चिल्लाकर गायब हो गई। राठौर गिर पड़ा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, वो बेहोश था। हाथ में वही डायरी थी और दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, अब वो सीढ़ियां तुम्हारी है। राठौर 2 दिन तक अस्पताल में बेहोश रहा। डॉक्टरों को लगा शायद उसे दौरा पड़ा था, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स एकदम साफ थी। ना कोई दिमागी चोट, ना हार्ट अटैक, ना नर्वस ब्रेकडाउन, बस एक गहरी बेहोशी। जब होश आया, सबसे पहला सवाल उसने पूछा, क्या अभी कोई सीढ़ियों पर चल रहा है? नर्स घबरा गई। डॉक्टर ने समझाया कि उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन राठौर को पता था असली आराम तो अब खत्म हुआ है। वो उठकर सीधा मंदिर पहुंचा, वहीं सीता कुंड मंदिर में, जहां घंटी ने उसे बचाया था। बूढ़ा आदमी फिर वहीं बैठा था, मानो उसे सब मालूम हो कि अब राठौर आएगा ही। राठौर ने थकी हुई आवाज में पूछा, वो काली परछाई कौन थी? बूढ़ा आदमी बोला, वो कोई इंसान नहीं, वो डर है, हर इंसान का डर। पर जब डर बहुत समय तक जिंदा रह जाए और कोई उसे पहचान न सके, तो वो असली बन जाता है। और अगर कोई उसमें बहुत समय बिता दे, जैसे शेखर मलिक ने, तो वो डर उस इंसान के अंदर घर बना लेता है। राठौर बोला, उसने मुझ में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन मंदिर की घंटी की आवाज ने उसे भगा दिया। क्यों? बूढ़ा हल्का मुस्कुराया, क्योंकि घंटी की आवाज उस डर की याद मिटा देती है। मंदिर की शुद्धता उसे जलाती है। पर अब वो जान चुका है कि तुम कौन हो। और अगली बार जब वो आएगा, घंटी नहीं बजेगी। राठौर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो अब क्या करूं? बूढ़ा बोला, अब वो तेरे पीछे है। जहां भी दूसरी मंजिल होगी, वहां वो तुझे ढूंढेगा। अब तुझे उस डर से नहीं लड़ना है, तुझे उस डर की जड़ तक जाना है। राठौर ने एक बार फिर से अपनी फाइल्स खोली, पुराने नक्शे निकाले और शेखर मलिक के बारे में जो कुछ मिला सब पढ़ा। उसे पता चला कि शेखर की मां ने आत्महत्या की थी और वो उसी दिन की बात बार बार डायरी में लिखता था। दूसरी मंजिल, मां का कमरा, वो सीढ़ियों से नीचे नहीं आई, बस कूद गई। राठौर समझ गया, शेखर की परछाई वहीं से बनी थी और शायद वही काली परछाई उसकी मां के मरने के दिन से उसके साथ थी। अब राठौर को उस जगह जाना था जहां सब शुरू हुआ था, शेखर का बचपन वाला घर। वो घर अब एक टूटी हुई हवेली थी, जंगल के पास, गांव के किनारे पर। वहां पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी, जैसे हवा भी जानती हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। राठौर घर के अंदर गया। फर्श टूटा हुआ, छतें लटक रही थी, लेकिन सीढ़ियां अब भी थी। और वही पुरानी घंटी जो शायद कभी पूजा के लिए बजी होगी, अब जंग खाकर टेढ़ी हो चुकी थी। दूसरी मंजिल पर एक कमरा बंद था, ताला टूटा हुआ। राठौर ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुराना पलंग, एक शीशा और दीवार पर एक फोटो शेखर की मां की। राठौर जैसे ही कमरे में घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर वही आवाजें, सीढ़ियों पर कोई आ रहा था, धीरे धीरे, भारी कदमों से। और फिर वो दरवाजा हिला, पर इस बार अंदर शेखर नहीं आया, काली परछाई आई।
वो फर्श से निकलकर खड़ी हो गई, लंबी, काली और बिना चेहरा, पर उसकी आंखें जल रही थी, जैसे राठौर को सीधे देख रही हों। इस बार वो बोली नहीं, बस बढ़ती गई। राठौर पीछे हटा, उसकी पीठ दीवार से टकरा गई, और तभी कमरे का शीशा चमका। काली परछाई का अक्स उसमें दिखा। लेकिन अजीब बात हुई, शीशे में उसकी शक्ल बदल गई। वो अब शेखर की मां की तरह दिख रही थी। और फिर एकदम जोर से चीखी, मैं क्यों कूदी? तू जानता है ना? राठौर समझ गया, ये परछाई अब एक शक्ल ले चुकी है, एक अधूरी कहानी की। उसने कांपती आवाज में कहा, शेखर को मत सताओ, वो अब बच्चा नहीं रहा, उसे छोड़ दो। पर परछाई ने कहा, वो तब भी अकेला था, आज भी है, लेकिन अब वो नहीं डरेगा, अब तू डरेगा। और तभी कमरे का फर्श हिलने लगा। राठौर नीचे गिर गया। वो फर्श टूटकर एक गहरे गड्ढे में बदल गया, और राठौर गिरता चला गया, अंधेरे में, जहां बस सीढ़ियां थी, बिना मंजिल के, बस एक रास्ता, नीचे और नीचे और नीचे। वो आदमी खड़ा था, दूसरी मंजिल वाला आदमी, राठौर के ठीक सामने। राठौर गिरता रहा, जैसे नीचे की कोई सीमा ही नहीं थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस दीवारों से चिपकी सीढ़ियां थी जो नीचे जाती जा रही थी। कोई मंजिल नहीं, कोई दरवाजा नहीं, सिर्फ उतरते जाना। फिर अचानक गिरना बंद हुआ। वो जमीन पर पड़ा था, लेकिन जमीन ठंडी नहीं थी, गर्म थी, जैसे किसी चूल्हे के ऊपर बैठा हो। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन वहां कुछ और भी था। सांसों की आवाज, गीली दीवारों पर कुछ रेंगने की आवाजें, और दिल की धड़कन से भी तेज किसी और की धड़कन। राठौर ने धीरे से उठने की कोशिश की। उसके सामने खड़ा था वही आदमी, सफेद कपड़ों में, झुकी पीठ, खाली चेहरा, और आंखों में वो चमक जो इंसान की नहीं लगती। ये वही था, दूसरी मंजिल वाला आदमी, पर अब उसकी शक्ल साफ थी, शेखर मलिक। लेकिन उस शेखर में कुछ और भी था, जैसे उसकी आंखों के पीछे कोई और झांक रहा हो। शेखर धीरे धीरे बोला, मैं नहीं चाहता था कि ये सब हो, लेकिन जब मां गई, तब सब बदल गया। उसने नीचे नहीं देखा, बस कूद गई। और जब मैं दौड़ा, वो लहू, वो सीढ़ियां, वहीं से शुरू हुआ सब। राठौर बोला, तो तुझे लोगों को मारना पड़ा? शेखर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैंने नहीं मारा, वो मारता है, वो जो मेरे अंदर है, मैं तो बस देखता हूं। हर बार मैं बस उतरता हूं, हर बार। राठौर अब समझ गया था कि शेखर कोई कातिल नहीं था। असली कातिल वो डर था जो उसकी मां की मौत के दिन उसके अंदर घुसा था। वो अंधेरा जिसने उसे अकेला पाया और पकड़ लिया। राठौर ने जेब से वो डायरी निकाली। शेखर उसे देखता रहा। राठौर ने कहा, तेरी कहानी अधूरी है, शेखर, और हर कहानी जब तक पूरी नहीं होती, वो चैन नहीं लेती। शेखर की आंखों में पानी आ गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। और तभी कुछ हुआ। वो अंधेरा जो चारों तरफ था, हिलने लगा, दीवारें कांपने लगी, और एक जोरदार चीख सुनाई दी, वही काली परछाई। वो अब सामने आ गई थी। अब उसकी शक्ल नहीं थी, वो एक धुएं जैसा चेहरा थी, जिसमें हजारों आंखें जल रही थी। वो राठौर की तरफ बढ़ी। तू मेरी कहानी से बाहर नहीं जा सकता, वो गरजी। राठौर ने डायरी खोली, और वो आखिरी पन्ना पढ़ा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस पर लिखा था,
अगर कोई मेरी कहानी समझ ले, वो मुझे आजाद कर सकता है, लेकिन उसके बदले उसे मेरी सीढ़ियां लेनी होंगी। राठौर समझ गया, यही सौदा है। उसने शेखर की ओर देखा। क्या तू आजाद होना चाहता है? शेखर ने कांपते हुए सिर हिलाया। हां। राठौर ने डायरी फाड़ी और उस पन्ने को आग की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही पन्ना जला, काली परछाई चीखने लगी। पूरे कमरे में आग फैल गई। पर शेखर अब खड़ा था, सीधा, पहली बार शांत। उसके चेहरे पर सुकून था, काली परछाई जैसे जल रही हो। और उसी आग में वो फुसफुसाई, अब सीढ़ियां तेरी है, राठौर। आग में सब कुछ गुम हो गया। और फिर सन्नाटा। जब राठौर की आंख खुली, वो अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि उसे गांव के लोगों ने एक टूटी हवेली से बेहोश हालत में उठाया था। पुलिस ने समृद्धि अपार्टमेंट को सील कर दिया था। किसी को नहीं पता चला कि असल में क्या हुआ। राठौर अब ठीक था, लेकिन बदला हुआ। चुप, शांत, गहरे विचारों में डूबा। वो वापस अपनी डेस्क पर बैठा, पुरानी फाइलें समेटी और ऑफिस के आखिरी दिन अपनी कुर्सी से उठते हुए नीचे की सीढ़ियों की तरफ देखा। वहां कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में। उसे देखते ही वो मुस्कुराया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। राठौर अब समझ गया था, अब वो सिर्फ एक आदमी नहीं रहा, अब वो उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। दूसरी मंजिल वाला आदमी अब वो था। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने। और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है, तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।